जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आप सभी का जीके का 40 प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपका इस पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे उसी को आपको नोट करना है। ठीक है, नोटबुक में। चूँकि प्रश्न तो एक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट्स मिल रहा है उससे 2-4 प्रश्न और भी आप जान सकेंगे। ठीक है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, क्या किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में किस देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। देखिए, अभी ये चर्चा में है, आप सभी को पता होगा कि ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। ठीक है, इसलिए ईरान आप लोग का अभी चर्चा में है, तो ये प्रश्न आने का संभावना है। देखिए, इसके लिए क्या है कि जो ईरान की आधिकारिक जो पहले मुद्रा हुआ करता था, क्या हुआ करता था? तो रियाल। लेकिन वहाँ पे युद्ध के कारण महंगाई बढ़ा और मुद्रास्फीति के निपटने के लिए जो वहाँ के ईरान का जो गवर्नमेंट है वो क्या किया कि अपना मुद्रा का नाम बदल करके टोमन कर दिया। ठीक है, पहले रियाल हुआ करता था, अब हो गया टोमन, जहाँ पे एक टोमन किसके बराबर होगा? तो 10,000 रियाल के बराबर होगा। ठीक है, अगर ईरान की राजधानी पूछे आप सभी से तो इसका जो राजधानी है वो है तेहरान। तो ये सारे चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें झारखंड भी है। देखिए, किन किन राज्य से गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड के जो राजधानी है जो और मांझी आप लोग को पता होगा, वहीं से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग जब झारखंड जी के पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के अंतिम गवर्नर जनरल पहले वायसराय थे, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। ठीक है, और इसका जो शुरुआत जो हुआ था तो विद्रोहकर्ता कौन थे? तो मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे? तो जो जन गण है, जन गण जो है राष्ट्रगान, वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। ठीक है, देखिए, आनंद मठ उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था,
यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। डॉक्टर वर्जित कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हरित क्रांति का अगर पूछेगा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन याद रखिएगा। अगर दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा तो वर्गीज कुरियन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग को याद रखना है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो अभी कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके उपाध्यक्ष नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है, बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? देखिए ये सारे चीज चर्चा में रहा है। इससे पहले आप लोग को पता है कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था, फिर नेपाल में भी हुआ। तो ये जितना भी चर्चा में है तो करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? टका, ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। अगर बांग्लादेश के जो संसद अगर पूछे कि संसद को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा जातीय संसद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये सभी को आप लोग को याद रखना है। देखिए जब आप लोग का पॉलिटी का क्लास होगा तो उस टाइम आप लोग को सारा डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे ये सारे चीज़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और डेल्टा क्षेत्र है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनती है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य निवास है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्या है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार पूछे कि किसे कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शुक्र। घने कार्बन डाइऑक्साइड और बादलों के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा शुक्र में क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घटना के बाद वापस ले लिया था, तो क्या लिया था?
आप लोगों को पता है कि जो असहयोग आंदोलन के बाद जो घटना हुआ था, उसके बाद जो गांधी जी हैं वो आपका चौरी चौरा कांड, ये जब हुआ था कांड चौरी चौरा, उसके बाद उनका जो असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे वो अपना जो है वापस ले लेते कि अब आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ था दोस्तों कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के यूपी में चौरी चौरा एक स्थान है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिसने 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। क्योंकि गांधी जी थे हिंसा के खिलाफ, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो मेरा आंदोलन है वो अहिंसक तरीका से करना था, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस वाले को ही मार दिया, तो वो बहुत दुखित हुए थे, जो अपना आंदोलन था वो वापस ले लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। लोसांग भोटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, जो सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रमुख त्यौहार क्या है? जब फसल कटता है उस समय मनाया जाता है। नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार हॉर्नबिल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर साल होता है ये इसका आयोजन। ठीक है, आप लोग करंट में भी पढ़े होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरा-डोमर मॉडल। ठीक है, देखिए आप लोग का एक कंप्लीट वीडियो बना करके देंगे, जिससे में ये टॉपिक जो है पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजना के जितने भी फैक्ट्स है उसके बारे में एक अलग से वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप एग्जाम में जाने से पहले उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेराल्ड-डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था यानी कि शुरुआत हुआ था वो 1951 से 1956 तक थी। ठीक है, हालांकि इसका प्लानिंग जो था पहले ही बन गया था, लेकिन जो अवधि था पहला का वो 1951 से 1956 तक। ठीक है, इसमें जो मुख्य जो ध्यान था वो कृषि को बढ़ावा देना था। देखिए जब हम लोग का आज़ाद जब हुआ था देश, तो उस समय जो खाद्यान्न का भी कमी था भारत में, इसलिए जब गवर्नमेंट अब एक बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाए कि जो प्लानिंग जो है योजना आयोग है वो लाया 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत कृषि पर मुख्य फोकस था उसका। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? तो 1956 से 61 के बीच में लाया गया था, जिसका मॉडल अगर पूछेगा तो क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल, जिसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। जो भी फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े जो भी उद्योग है, उन पे आपका स्थापना करना इसका मुख्य केंद्रित था। तो पहला में क्या था? कृषि, सेकंड में जो भी है भारी उद्योग उस पे। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी को पता होगा कहाँ दिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ठीक है, देखिए बुद्ध के पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। वही जो उनका जो मृत्यु हुआ था वो उनको क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में उन्हें ज्ञान की प्रतीक्षा बोध गया में हुआ था, बिहार में, जो कि निरंजना नदी के तट पर है। ठीक है, तो इस सभी को आप लोग को याद रखना है। प्रश्न संख्या 17 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। देखिए संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है
जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य को कि जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष कहने का मतलब है कि 6 वर्ष पे जितना जाते हैं उतना फिर आ जाते हैं, ठीक है सदस्य, ये भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं और अस्थाई सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है, और अस्थाई सदन उसे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या है कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, वही अफगानिस्तान के संसद को शोरा बोलते हैं। मालदीव व ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, ठीक है। इस सभी को आप लोग को याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 19 अगस्त को मनाया जाता है? बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, जो आपका स्टैटिक जीके होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम बदलकर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा एक सिंगोला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, यह भी आप लोग को याद रखना है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय, जो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। टाइगर कहाँ पे है? सुंदरवन। और गिर में क्या है? तो शेर। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। बहुत ही MBBI क्वेश्चन ये भी है। प्रश्न संख्या 21 क्या है? कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसका जो निकलने का जो स्थान है क्या है कि जो तमिलनाडु के कोडागु जिला है वहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से निकलता है। इसके जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच भी विवाद है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसरो की स्थापना अगर पूछेगा तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो पहले अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जो भी हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वह कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। लेकिन इसरो का मुख्यालय अगर पूछेगा तो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पे। भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। यह पंजाब और हरियाणा और राजस्थान संयुक्त परियोजना महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में है, बनाया गया था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो आप सभी को पता होगा कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था उन्हें नोबेल पुरस्कार। ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे तो आप भूलिएगा मत, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला था, वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। भारत में ही नहीं, पूरा एशिया में पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का सी, हॉकी। हॉकी से जुड़े अन्य प्रमुख ट्रॉफियां जो हैं, जैसे सुल्तान अजलान शाह कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, फुटबॉल का प्रसिद्ध कप डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 के और 68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। और तत्कालीन जो प्रति व्यक्ति आय था वो 20 रुपये बताए थे दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है कि सती प्रथा का अंत करने में किस गवर्नर जनरल और भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान रहा है? तो किनका रहा है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा मोहन राय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का बी, यानी कि केरल। देखिए जो टोटल शास्त्रीय नृत्य है वो टोटल कितना है? तो 8 है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का सत्रिया नृत्य है, ठीक है। अगर कथक पूछे, सिर्फ कथक, तो कहाँ का है? तो यूपी। लेकिन कथकली पूछेगा तो कहाँ का है? केरल का, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यूएनओ की स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान में 193 सदस्य हैं, यह भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले की जेल में अपने कारावास के दौरान लिखे थे, जिसमें महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है, तो महात्मा गांधी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या है कि भारत संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में भारत में 22 आधिकारिक भाषाओं का भी उल्लेख है, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। पानीपत का तीसरा युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुआ था। और प्रथम पानीपत अगर पूछे किसके बीच में हुआ था तो 1526 में था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना। प्रश्न संख्या 33 क्या है? प्रश्न संख्या 33 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी विश्व का किसे नहीं पता है बताइए। एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। सबसे आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। ठीक है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह विक्टोरिया झील से मिलकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, अमेजन नदी पानी के आयतन यानी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34। ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनको पृथ्वी तक आने में रोकती है और पृथ्वी का रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में नापते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ओजोन परत की जो इकाई क्या है तो डॉप्सन। ठीक है, मौसम संबंधी जितने भी घटना होता है सारे चीज़ क्या होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो आप सभी को यह चीज़ भी आप लोग को याद रख लेना है। प्रश्न संख्या 35 है, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी, दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, लेकिन राजधानी दिसपुर है। मेघालय की राजधानी पूछेगा तो शिलोंग है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36 का सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। HDI की अवधारणा प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। यह सूचकांक 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है। किस पे होता है? तो जीवन प्रत्यास्था यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 क्या है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? तो कौन किया था? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये अभी तक जितना हम भी एग्ज़ाम दिए हैं लगभग एग्ज़ाम में ये दिखा है प्रश्न। तो मुझे लगता है कि अभी जितना प्रश्न किए हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या है? खरीफ की फसलें मुख्य रूप से किस महीने में बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 38 का बी, जून और जुलाई में। खरीफ फसल मानसून के आगमन के समय जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। मुख्य उदाहरण जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास, मूंगफली। ठीक है, ये सारे क्या है? तो खरीफ फसल है। गेहूँ, चना, सरसों क्या है? तो रबी फसल है। ठीक है, और एक होता है जायद फसल जो कि आप लोगों का खरबूज, ककड़ी, जो भी खीरा तो नहीं होगा, जो खरबूज जो भी होगा, तरबूज, सारा चीज़ क्या है? जायद फसल है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या है? पिंगली वेंकैया का संबंध भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक से है? देखना क्वेश्चन कैसे घुमाया है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे घुमा दिया। ठीक है, जो आंसर है उसको ही लिख दिया है एक तरह से, जैसे आप लोग रटते हैं उसके हिसाब से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डिजाइन करने में।
देखिए पिंगले जो वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया था। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, जिसका अनुपात कितना होता है 3:2। पहले लंबाई उसके बाद चौड़ाई, उल्टा करके भी देता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो इसे आप लोग को याद रखना है। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का भी प्रावधान है। वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार भारत का 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जिन्हें कार्यभार कब संभाले थे, तो 19 फरवरी 2025 को। तो करंट में यह भी पूछ सकता है अगर ज़्यादा चर्चा में रहे तो। चलिए, तो ये था आज का जो इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप 40 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह का और प्रश्न पाने के लिए आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट होगा 40 का। तो सप्ताह में 2 या 3 दिन आप लोग कराएंगे। अभी कुछ दिन के बाद हम लोग रेगुलर देखेंगे शाम में, ठीक है, लाइव क्लास होगा। क्योंकि अभी कुछ कारण से आपको सप्ताह में 2 या 3 क्लास कराएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझ पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।